हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट की वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तक कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्राउन रूल के अंडर जितने बाकी के बचे हुए एक्ट्स हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि मोरले जो ब्रिटेन में होम गवर्नमेंट थी उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो वाइसरॉय थे जो कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को मैनेज कर रहे थे। तो आइए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रोविज़न, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि मैंने पहले वाले एक्ट में 1892 के एक्ट में बताया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 16 मेंबर्स तक कर दिया गया था। इस एक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाकर 16 मेंबर टू 60 मेंबर कर दिया गया। ये जो गाइज LC लिखा है मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की शॉर्ट फॉर्म को लिखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 16 टू 60 मेंबर तक कर दिया गया था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज भी इंक्रीज कर दिया गया, और अभी तक जो ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी थी अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। थर्ड पॉइंट क्या है? इंडियन नॉमिनेशन। इंडिया में से सत्येंद्र P सिन्हा जो कि फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट किए गए, इन्हें एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। सेकंड प्रोविज़न क्या है इसमें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि इस एक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लाया गया, मतलब मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम के लिए वोट करेंगे। तो ये कम्युनल डिवाइड का काम किया है इस एक्ट ने, और बाद में इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया, जिससे इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होने की फाउंडेशन बनी, ठीक है। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस किया, एक्स्ट्रा सीट्स गिवन टू मुस्लिम बियॉन्ड देयर पॉपुलेशन शेयर, और उनकी पॉपुलेशन के इररिस्पेक्ट उनको सीट्स दी गई, मुस्लिम पॉपुलेशन के इररिस्पेक्ट उनको सीट्स दी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ डिविजिबल पॉलिटिक्स, जिससे क्या हुआ, डिविजिव पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट है एनहांस्ड फंक्शन ऑफ काउंसिल। काउंसिल के फंक्शन एनहांस कर दिए गए, जैसे कि मेंबर को डिस्कस बजट एंड मूव रेजोल्यूशन। अब तक मैंने बताया था कि मेंबर को डिस्कस बजट बट कैन नॉट मूव रेजोल्यूशन, लेकिन 1909 एक्ट के बाद वो रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे। मेंबर कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो पूछ सकते थे, आपको पता है, लेकिन इस एक्ट के बाद वो पब्लिक मैटर्स के ऊपर रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिफॉर्म। इंडियन मेंबर P सिन्हा अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। इंडियंस अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, और बॉम्बे और मद्रास के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को अपॉइंटमेंट दी गई। अब आते हैं इस एक्ट के इम्पैक्ट पर। क्या इम्पैक्ट हुआ इस एक्ट का? इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है? मोर इंडियंस इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग में और ज़्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया। बिगिनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बिगिनिंग तो हुई, बट विद लिमिटेड पावर, लेकिन पावर लिमिटेड दी गई थी। ज़्यादा पावर वायसरॉय के पास थे, और वायसरॉय कहाँ का था? ब्रिटेन का। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी लेकिन लिमिटेड थी। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस क्या है? इंटेंसिफिकेशन ऑफ कम्युनल डिवाइड ड्यू टू सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने बताया था ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, जिससे बाद में कम्युनल डिवाइड का काम किया, और इंडिया पाकिस्तान के डिवाइड होने की भी फाउंडेशन रखी। तो चलिए नेक्स्ट एक्ट की तरफ मूव करते हैं। लेट मी जस्ट एडजस्ट फर्स्ट। यस, अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म
एंड डायरकी। मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उसी के नाम से, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, कैम्सफोर्ड वाइसरॉय था। रिफॉर्म्स एंड डायरकी, इस डायरकी इस एक्ट का मेन फीचर है, ठीक है। तो डायरकी इन प्रोविंस लाया गया, जो प्रोविंस थी उनमें डायरकी लाई गई। डायरकी का मतलब है डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। सब्जेक्ट्स को किस में डिवाइड किया गया? रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो प्रोविंसेस के जो लीडर्स थे उनको दिया गया था, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट्स में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते थे, जैसे फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया। इनका मतलब है कि मतलब जो फाइनेंस जिससे पैसा आना था ना, वो सारा का सारा तो ब्रिटेन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मैनेज कर रहे थे, और जो बाकी के बचे जैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, वो वहाँ के लोकल रूलर्स को दे दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अपने अंडर रख लिए गए। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता था? गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करता था विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, लेकिन ये सब्जेक्ट्स तो दिए गए थे लोकल रूलर्स को, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, जो कि प्रोविंसेस में जो अपॉइंट कर रखे थे गवर्नर्स, उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया था विद एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वो इनको मैनेज कर रहे थे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी, लेकिन इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, जबकि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ये हैं जिनसे सारा प्रॉफिट ब्रिटेन में जा रहा था, ठीक है। अब समझ रहे हो कि ये लोग कैसे काम कर रहे थे? प्रॉफिट अपने पास, और जो मेहनत मजदूरी थी वो इंडियन रूलर्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरलिज्म। सेंटर में बाई कैमरलिज्म लाया गया, मतलब लेजिस्लेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर हाउस, लोअर हाउस। जैसे कि आज भी प्रेजेंट है अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को हम अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं। तो उस टाइम सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो में डिवाइड किया गया, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो COS मैंने लिखा है इसका मतलब है काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अपर हाउस में 60 मेंबर्स हुआ करते थे, और ये 60 मेंबर 5 ईयर के टर्म के लिए अपॉइंट किए गए थे, और ये मोस्टली इलेक्टेड होते थे, ठीक है। लोअर हाउस में 145 मेंबर्स होते थे, 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते थे, और मोस्टली इलेक्टेड होते थे, ठीक है। पावर्स क्या थी? जो अपर हाउस को पावर लिमिटेड दी गई थी। बजट कुड बी डिस्कस डिस्पाइट काउंसिल रिजेक्शन, ऑर्डिनेंस पावर थी इनके पास। और जो लोअर हाउस और अपर हाउस था, ये डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड, इनमें डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया दोनों हाउसेस में, विद लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज मैंने बताया था ना कि जो लोग टैक्स देते हैं, जिनका स्टेटस हाई है, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट जो बिजनेसमैन है, ऐसे लोग जो कि रिच हैं, इस बेसिस पे लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई थी। अदर प्रोविज़न क्या था? लाइक एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एक्सपेंशन किया गया। जो 1909 के एक्ट में मैंने बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लाया गया, इस एक्ट में और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया इसको। सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड टू सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, और ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन को और ज़्यादा कम्युनल बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया 1926 में। लिमिटेड वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन को भी लिमिटेड वोटिंग राइट्स दे दिए गए। स्टैट्यूटरी कमीशन क्रिएटेड इन लंदन टू रिव्यू एक्ट आफ्टर 10 ईयर, और लंदन में स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई ताकि जो ये एक्ट आ रहे हैं उनको हर 10 ईयर में रिव्यू करा जा सके। अब पढ़ते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में। इम्पैक्ट क्या हुआ? इमीडिएट इम्पैक्ट में मोर इंडियन इन गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट में और ज़्यादा इंडियन इंक्लूड किए गए। डिवीज़न ऑफ पावर, पावर डिवाइड कर दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए तो पावर डिवाइड कर दी गई। फर्स्ट टेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई गई, लेकिन वो वही बात है कि लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड था सब कुछ। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? नो फुल सेल्फ रूल, सेल्फ रूल नहीं दिया गया। फर्दर एजिटेशन हुई और साइमन कमीशन आया, फिर साइमन कमीशन गो बैक शुरू हुआ। तो चलिए, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कवर कर लिया है। इसके बाद हम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है। क्यों है मोस्ट इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस पर बहुत सारा बेस्ड है, मतलब बहुत सारा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इस एक्ट में से लिया गया है। तो चलिए इस एक्ट को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फाउंडेशन है ये एक्ट। फर्स्ट प्रोविज़न क्या था? ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी इनको मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई। बट एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नेवर फुल्ली रियलाइज्ड, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का एक्सेशन कभी भी फुल्ली रियलाइज नहीं किया गया, बस एक फेडरेशन बना दी गई ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर। सेकंड प्रोविज़न, डिवीज़न ऑफ पावर, पावर डिवाइड की गई। पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर पे थी, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस पे, कंकरेंट लिस्ट जो बाकी के बचे हुए जो आइटम्स थे वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे, कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थे। एग्जाम्पल देखो क्या क्या आइटम्स थे फेडरल लिस्ट के अंदर। डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फेडरल लिस्ट के अंदर। प्रोविंशियल लिस्ट के अंडर एजुकेशन, हेल्थ जो कि लोकल लेवल पे मैनेज करना था वो प्रोविंशियल लिस्ट में डाले गए। कंकरेंट लिस्ट में क्रिमिनल लॉ, मैरिज एट्सेट्रा। रेजिडुअरी पावर गिवन टू गवर्नर जनरल, लेबर्स है, ठीक है, लेबर्स के लिए। रेजिडुअरी पावर गिवन टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को बाकी रेजिडुअरी पावर्स तो जो थी वो गवर्नर जनरल के अंडर कर दी गई, ठीक है। थर्ड प्रोविज़न है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या है? डायआर्की जो कि प्रोविंसेस पे लाई गई थी वो एबॉलिश कर दी गई, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंसेस ग्रांटेड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, प्रोविंसेस को एक अलग लीगल आइडेंटिटी दी गई और गवर्नड बाय पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब इंडिया में अब इलेक्शन हो सकते थे और जो लोकल लेवल पे जो मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जा रहे थे, यानी कि इलेक्शन शुरू हो गया था, उसमें जो मिनिस्टर इलेक्ट हो रहे थे वो प्रोविंस के लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, वो देखेंगे। मतलब प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन ला दिए गए और इंडिया में लोकल जो लोग थे जो कि फेमस लोग थे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्ट होते थे और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डायआर्की एट सेंटर, सेंटर लेवल पे डायआर्की ला दी गई। डायआर्की वही है, 2 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट को गवर्नर जनरल विद काउंसिलर्स के साथ एडमिनिस्टर करता था। काउंसिलर कौन थे? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू लेजिस्लेचर, काउंसिलर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी लेजिस्लेचर के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आते थे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह। ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर जनरल विद द एडवाइस ऑफ, ये जो साइन है ये मेरा विद का साइन है, ठीक है, गवर्नर जनरल विद एडवाइस ऑफ इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते थे, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। 1935 के एक्ट के बाद भी सेल्फ रूल की डिमांड पूरी नहीं हुई और जिसके बाद पार्टीशन की फाउंडेशन बनी। तो हमने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कवर कर लिया है। अब हम लास्ट एक्ट यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में बात करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तब बना था जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गई थी
दो सेपरेट डोमिनियन एग्जिस्टेंस में आ गई थी, इंडिया और पाकिस्तान। इनको बोल दिया गया था दोनों डोमिनियन अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं, अपना अपना लेजिस्लेचर बना सकती हैं, लेकिन जब तक इनका नया लेजिस्लेचर या नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक जो एग्जिस्टिंग असेंबली हैं वही लेजिस्लेचर का काम करेंगी। और जो ऑफिसेस थे जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय, ये सारे एबोलिश कर दिए गए। जो ट्रीटीज़ विद ट्राइब्स थी वो ख़त्म कर दी गई। ब्रिटिश सुवेरेनिटी टोटली लैप्स हो गई और दो इंडिपेंडेंट नेशंस एग्जिस्टेंस में आए, इंडिया और पाकिस्तान। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कवर हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट करूं या फिर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बात आप बता सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए है तो भी मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। और ये मेरी PDF सिर्फ ₹1 में, पर टॉपिक ₹1 में आपको PDF मिल जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपके लिए PDF अवेलेबल करा दूँगी। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।